आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है वो हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन बोलते हैं। उस फंक्शन को हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्जन। ठीक है, अब रिकर्जन के भी मतलब रिकर्सिव फंक्शन के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उनके फीचर्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो पहली कैटेगरी में आते हैं हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकर्जन, फिर आते हैं टेल एंड नॉन टेल रिकर्जन, फिर आते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर, जिसको ट्री रिकर्जन बोला जाता है, ट्री रिकर्सिव फंक्शन बोला जाता है। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक फंक्शन है, सपोज वो डायरेक्ट रिकर्जन है तो वो टेल रिकर्जन नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, ये सारे टाइप्स को। अब हम इनके एग्जांपल्स आज की वीडियो में नहीं देखेंगे, ओनली मैं आपको इनडायरेक्ट रिकर्जन का एग्जांपल पूरा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि बाकी के जो भी रिकर्जन है उनका हम सेपरेट वीडियो बना के हर एक का एक एक प्रोग्राम क्या करेंगे, देखेंगे, एक्सप्लेन मतलब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, डिटेल में आपको समझाऊंगी। ठीक है ना। तो आज मैं ओनली जो इनडायरेक्ट रिकर्जन है उसको ही क्या करेंगे, समझेंगे, और बाकियों के मैं ओनली आपको फीचर्स बताऊंगी कि क्या होते हैं। ठीक है, अब वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। क्यों लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ 2 क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको बताना है कि वो कौन कौन से टाइप को बिलोंग करता है। ठीक है ना, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है। तो पहले हम डायरेक्ट वाले में देखते हैं, जब कोई फंक्शन डायरेक्टली ही खुद को कॉल करे। देखो, रिकर्जन का तो मतलब ही होता है कि जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। लेकिन जब कोई फंक्शन डायरेक्टली खुद को कॉल कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। जैसा कि मैंने रिकर्जन का इंट्रोडक्शन में जो आपको प्रोग्राम बताया था वो क्या है, डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई फंक्शन है f1 नाम से, उसका रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, f1 नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, वो क्या कर रहा है, खुद को ही डायरेक्टली कॉल कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन। बिल्कुल सिंपल है, जो भी हम कॉमनली प्रोग्राम्स बनाते हैं वो डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन के ही प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, चाहे आप फैक्टोरियल का देख लो, चाहे मैंने जो इंट्रोडक्शन वाले में बताया था जिसमें हमें 5 से लेकर 1 तक नंबर्स प्रिंट करने थे, तो वो क्या डायरेक्टली ही फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने किसी यूनिट को काम दिया है, अब वो क्या कर रहे हैं, खुद में मतलब खुद की ही यूनिट में वो क्या कर रहे हैं, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। खुद की ही यूनिट में वो काम को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो डायरेक्टली खुद को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, सपोज मैंने मेन फंक्शन, ये हमारा है मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन से मैंने किसी f1 फंक्शन को कॉल किया। ओके, इसके बाद में f1 ने, अब मैंने तो कॉल करके छोड़ दिया, मैंने तो अपना काम किसी को दे दिया। ठीक है, अब इस f1 ने क्या किया, अब इस f1 में बहुत सारे और भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। f1 ने क्या किया, f2 को कॉल किया, f1 ने क्या किया है, f2 को कॉल किया है। ठीक है, अगेन हमारे इस f2 ने क्या किया है, f1 को कॉल किया है। तो देखो, ये f2 ने क्या किया है, अगेन f1 को कॉल किया है। अब यहाँ पे इनके दूसरे भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, उसका मैं अभी आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है कि f1 पर ही पहले f1 ने किसको कॉल किया है, f2 को कॉल किया है। ठीक है, इसके बाद f2 ने किसको कॉल किया है, वापस से f1 को कॉल किया है। तो रिकर्जन तो है, f1 ही बार बार कॉल हो रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं हो रहा है। पहले ये f2 को कॉल कर रहा है, देन f2 किसको कॉल कर रहा है, f1 को। मतलब हमने किसी यूनिट को काम दे दिया, कंपनी को काम दे दिया, अब वो डायरेक्टली ही खुद में काम डिस्ट्रीब्यूट ना करके उन्होंने किसी और कंपनी, किसी और यूनिट को क्या दिया है, अपना काम दिया। देन अगेन उनको वापस उस फर्स्ट वाली कंपनी की जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया, उस फर्स्ट कंपनी को कॉल किया। तो कुल मिला के फर्स्ट कंपनी पर ही बार बार काम आ रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं आ रहा है। पहले वो क्या जा रहा है, किसी और कंपनी पर जा रहा है, किसी और कंपनी को लग रहा है कि नहीं अभी वापस हमें फर्स्ट कंपनी की जरूरत है तो उसको कॉल कर रहे हैं। तो रिकर्जन तो हो रहा है लेकिन वो डायरेक्टली नहीं हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, f1 ही खुद को कॉल करता रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले वो f2 को कॉल कर रहा है, देन f2 किसको कॉल कर रहा है, f1 को कॉल कर रहा है। अब हम इसका एक एग्जांपल देख के समझते हैं। अब ये है हमारा प्रोग्राम इनडायरेक्ट रिकर्जन का। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो दोनों का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन किया है। 2 फंक्शंस हैं, show1 और show2, ये इनका डिक्लेरेशन है। इसके बाद ये क्या है, n = 0। अब n को मैंने मेन फंक्शन के भी ऊपर लिया है, इसका मतलब क्या है कि n जो है वो क्या है, ग्लोबल है। ठीक है,
ग्लोबल है इसका मतलब क्या है कि शो 1 भी उसको एक्सेस कर सकता है, शो 2 भी उसको एक्सेस कर सकता है, और मेन फंक्शन भी उसको एक्सेस कर सकता है। जो भी चेंजेस कोई सा भी फंक्शन करेगा इसमें एन में, वो हर जगह क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो एन है हमारा ग्लोबल, तो यहाँ पर एन की वैल्यू हो गई 0। इसके बाद में मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ और हमने सीधे बस शो 1 को क्या किया है, कॉल किया है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी कोई सा फंक्शन कॉल हुआ, सपोज मैं यहां से कोई फंक्शन कॉल कर रही हूं, तो इस वाले फंक्शन का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है पहले उसको स्टैक में रखा जाएगा, पुश किया जाएगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड मैंने पहले भी बताया था कि हम क्योंकि यहां से जंप करके कहीं और जा रहे हैं, तो ये सारा काम करने के बाद वापस तो हमें यहीं पे आना है, वापस तो कंट्रोल को यहीं पे आना है। तो अब कंट्रोल को कैसे पता कि वापस कहाँ पर आना है, किन वैल्यूज, किन पुरानी वैल्यूज के साथ में कंटिन्यू करना है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर होती हैं। बहुत कुछ होता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर, लेकिन अभी जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां से शो 1 को कॉल किया जा रहा है, मतलब हम सीधे कहां पे जंप करेंगे, यहां पे रखेंगे। तो अब इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या रखा जाएगा, क्योंकि देखो शो 1 तो एग्जीक्यूट पूरा हो गया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करना है वो कौन सा एग्जीक्यूट करना है, रिटर्न 0। तो अब क्योंकि अब हमें क्या माइंड में रखना है कि जब भी ये शो 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो ये वाली एग्जीक्यूट करनी है। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो वैसे इंटरनली तो क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको ये सब नहीं समझ में आए, कंफ्यूजन हो, तो अभी आप ध्यान रखो कि जब भी हम इस शो 1 को कॉल कर रहे हैं तो इस कॉल से पहले क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ही हम क्या रख देते हैं, इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में रख देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एड्रेस स्टोर होता है, लेकिन अभी क्योंकि एड्रेस में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए अभी हमने क्या रख दिया, रिटर्न 0। इस लाइन का मतलब क्या है कि शो 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करना है वो ये वाला एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर कोई लोकल वेरिएबल्स है नहीं, अदरवाइज यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो भी स्टोर होती है। तो अब हम आ गए कहाँ पे, शो 1 पे आ गए। तो शो 1 को भी कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, तो अब हम कहाँ पे आए हैं, शो 1 पे आए हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे 0, एन की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो अब हम क्या प्रिंट कर देंगे, एन की वैल्यू प्रिंट करेंगे। ये जो है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसका मतलब क्या है, पहले एन की पुरानी वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद में n क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो n की ओल्ड वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 प्रिंट होगा और उसके बाद n इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, शो 2 को कॉल कर रहे हैं। तो अगेन हम कहाँ जंप कर रहे हैं, किसी और फंक्शन पे जंप कर रहे हैं। तो अगेन इसके जो भी डिटेल्स हैं, वही लोकल वेरिएबल्स के जो भी वैल्यूज हैं या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, ये सारी चीजें पहले स्टैक में रखी जाएंगी। तो अभी देखो शो 2 को क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। किसको कॉल कर रहे हैं हम, शो 2 को। ये कौन सा है, शो 1 है। ठीक है, तो अब हम शो 2 को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ओके, और हम क्या चाहते हैं, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो वो ये वाला है, एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। सपोज इसका कोई सा भी, इसका हम कोई टैग भी दे सकते हैं कि भाई इसका टैग ये है, लेकिन अभी आपको पता है कि इसके बाद ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, अब हुआ शो 2 हमारा कॉल। शो 2 पे हम सीधे कर गए जंप। शो 2 पे हम जंप किए, यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है, अब 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो हम अंदर आएंगे, अगेन n की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी और फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर से क्या कॉल हो रहा है, शो 1 कॉल हो रहा है, फिर से शो 1 कॉल हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्टैक पे क्या रखेंगे, देखो अब हम कॉल किसको कर रहे हैं, शो 1 को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, हम शो 1 को कॉल कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट, अभी हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये हो जाने के बाद वो कौन सा है, ये वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने स्टैक में रख दिया। ठीक है, इसके बाद में, और ये जो मैंने शो 1 शो 2 लिखा है, ये जस्ट कॉल है, ऐसा नहीं है कि बाद में आके इसको एग्जीक्यूट करना है। ये सिर्फ इंडिकेट करने के लिए रखा है कि अब भी हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इज दिस। ठीक है, तो अब अगेन क्या कॉल हो जाएगा, ये हमारा शो 2 था, अगेन हमारा क्या कॉल हो जाएगा, शो 1 पे हम जंप कर जाएंगे। शो 1 पे हमने क्या किया, जंप किया। इसके बाद में अगेन हम n की वैल्यू चेक कर रहे हैं, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब हमारा n प्रिंट हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद में अगेन हम शो टू को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो फिर हम कहीं जंप करना चाहते हैं, कहीं और जाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम शो टू पर जाना चाह रहे हैं, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट ये वाला क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अब हम चले गए शो टू पर, शो टू पर हम गए, फिर n की वैल्यू देखी तो क्या है, 3 है। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। तो अब n जो है वो प्रिंट हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यही प्रोसीजर कब तक चलती रहेगी, n इज लेस देन और इक्वल टू 5 तक चलती रहेगी। तो सपोज हमने यहाँ पे लिखा हो कि मान लिया मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा होता, क्या लिखा होता, 3 ही लिखा होता। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। फिर से हमने किसको कॉल किया है, शो 1 को कॉल किया है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टैक पे ये रखा है। ठीक है, तो अब हम फिर से चले गए शो 1 पर। अब देखो 3 इज लेस देन और 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमें इसके अंदर जाना ही नहीं है, हमें इसके अंदर नहीं जाना है। इसका मतलब अब हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो जो हमने इस शो 1 को कॉल किया था उसका काम, यहाँ से हमने 1 को कॉल किया था और हम 1 पे जंप कर गए थे, उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया। क्योंकि अब फंक्शन एंड हो रहा है तो उसको जो भी मेमोरी एलोकेट हुई थी वो डी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब फंक्शन एंड हो रहा है, तो अब हमारा काम हो गया है। तो हम कहाँ जाएंगे, हमें जिसने कॉल किया था उसके पास, तो हमें इसने कॉल किया था, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करना है वो ये वाला है। और ये जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था ये कौन से फंक्शन का था, शो टू फंक्शन का क्या था, हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड था। तो शो टू फंक्शन का हमें अब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, ये वाला। तो ये वाला एग्जीक्यूट करने के बाद ये वाला फंक्शन भी क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो इसको भी जो अलोकेट हुआ था मेमोरी, जो भी ब्लॉक अलोकेट हुआ था वो डी एलोकेट हो गया। तो अब हमें वापस कहाँ जाना है, इसके कॉलर के पास। तो इसका कॉलर कौन सा था, ये वाला था। कौन सा था, ये वाला था। इसका काम भी कंप्लीट हो चुका है, इसका जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, कौन से फंक्शन का, शो 1 फंक्शन का। तो शो 1 फंक्शन का ये वाला स्टेटमेंट अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है इसके बाद में। ठीक है, फंक्शन एंड हो रहा है मतलब इसको भी जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो डी एलोकेट हो गई। तो फिर हम कहाँ जाएंगे, इसको जिसने कॉल किया था, इसको कॉल किया था शो 1 ने। ठीक है, तो अब इसको शो इस स्टेटमेंट ने इसको क्या किया था, कॉल किया था। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करना है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये वाला। किसका, शो 2 फंक्शन का स्टेटमेंट है। तो शो 2 फंक्शन का ये वाला स्टेटमेंट जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा ये फंक्शन भी क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो अगेन हमें इसके कॉलर, भाई हमें जिसने बुलाया था उसी के पास जाएंगे, भाई काम हमारा हो चुका है। तो अब हम कहाँ पे आए, यहाँ पर आए। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये वाला है। किसका, शो 1 का। तो शो 1 का ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो अब हमारा ये फंक्शन भी एंड हो गया। तो अब ये फंक्शन भी एंड हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, इसके कॉलर के पास में। इसका कॉलर कौन था, ये था। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमने क्या बोला था, इसके बाद में जब इसका काम कंप्लीट हो जाए तो हमें रिटर्न 0 ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है टेल एंड नॉन टेल रिकर्जन। तो देखो जैसे टेल, नाम से ही पता चल रहा है टेल का मतलब क्या होता है, एकदम लास्ट चीज। तो अगर हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है उसके अंदर जब हम फंक्शन को वापस से कॉल कर रहे हैं, मतलब जब हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं वो हमारा एकदम लास्ट स्टेटमेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेल रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। अब आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन भी किया था, हमारे रिकर्जन का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें एक्सप्लेन भी किया था। सपोज हमारा कोई सा शो नाम का क्या है, फंक्शन है, वॉइड शो नाम का क्या है, फंक्शन है, और इसमें जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो n है। अब इसमें हमने क्या किया था, इफ n इज इक्वल्स टू 0 तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स, तो एल्स पोर्शन में हमें क्या करना है, पहले हमें प्रिंट एफ जो n की वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। तो %d और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, n की जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। और फिर n-1 शो को कॉल करना है विथ वैल्यू n-1। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो है ये क्या है, टेल रिकर्सिव फंक्शन है। क्यों टेल रिकर्सिव फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो जो रिकर्सिव कॉल है, रिकर्सिव कॉल मतलब फंक्शन खुद को ही कहाँ पर कॉल कर रहा है,
यहाँ पर कॉल कर रहा है, क्या इसके बाद में कोई स्टेटमेंट पेंडिंग है क्या? तो अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये तो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये फंक्शन को एंड कर रही है, एल्स की क्लोजिंग है और ये किसकी क्लोजिंग है, शो की क्लोजिंग है। तो अब क्या कोई और काम पेंडिंग है क्या? कोई और काम पेंडिंग नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि ये भाई लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि बस टेल रिकर्सिव फंक्शन है। मैं एक और एग्जांपल देके आपको बताऊंगी तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या इसके बाद में जब ये अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो कोई काम पेंडिंग है, कोई कैलकुलेशन पेंडिंग है क्या? नहीं है। इसको अगर आपको समझना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, रिकर्जन इंट्रोडक्शन, रिकर्जन वाला वीडियो आप मेरा देख सकते हो, तो आपको इसकी वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। तो इसमें जो है कोई काम पेंडिंग नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, हमारा टेल रिकर्सिव, बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, ये टेल है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, टेल रिकर्सिव फंक्शन बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये बाकी का पोर्शन पूरा एज इट इज एल्स, और फिर हम पहले क्या करें, इस शो को कॉल करें, शो n-1, और उसके बाद हम क्या करें, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखें। ये का यही प्रिंटफ स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अब ये जो है हमारा नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा। क्यों नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखो, जब हम शो को कॉल कर रहे हैं तो हम सीधे शो पे वापस से जंप कर लेंगे, लेकिन हमारा एक स्टेटमेंट है जो पेंडिंग है, जो कि हमें इस काम के बाद में करना है। इस काम के बाद में, ये जब हमारा काम परफॉर्म हो जाए तो हमें इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो अगर रिकर्सिव फंक्शन के बाद में कोई पेंडिंग काम नहीं है तो उसको हम टेल रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर रिकर्सिव कॉल के बाद में कोई अगर काम पेंडिंग है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। ये चीज आप समझ लो। अगर हम हमारा फैक्टोरियल वाला काम देखें, देखो अगर हम इस स्टेटमेंट को, इस वाले फंक्शन को देखें, रिटर्न n इंटू फैक्ट n-1, क्या है, फैक्ट n-1, ये हमारा फैक्टोरियल के प्रोग्राम का कोड है, रिकर्सिव वाला, ठीक है। और इसके बाद सपोज हमारा जो ये फंक्शन है वो एंड हो रहा है, ठीक है। अब क्या आप बता सकते हो ये टेल है या नॉन टेल है? अब आपको देख के क्या लगेगा, भाई लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है टेल रिकर्सिव फंक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन है। क्यों नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन है, या फैक्टोरियल वाली वीडियो में समझ सकते हो क्यों नॉन टेल है। क्योंकि यहाँ पर आकर फैक्ट को कॉल किया जा रहा है, इसका जो भी रिजल्ट है, जब ये काम करके अपना आएगा, जो भी रिजल्ट लेके आएगा उसको फिर हमें एन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब कोई काम क्या है, पेंडिंग है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको हम रखेंगे नॉन टेल वाली कैटेगरी में रखेंगे, टेल वाली कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो आप ये मत समझना लास्ट इंस्ट्रक्शन इसका मतलब वो टेल हो गया, नहीं। अगर उसके बाद कोई काम पेंडिंग नहीं है तो ही उसको हम टेल वाली कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो आप फैक्टोरियल वाला जो वीडियो देखोगे तो आपको इसकी वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है लीनियर रिकर्सिव फंक्शन वर्सेस नॉन लीनियर या ट्री रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है ना। तो अब देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, जब कोई फंक्शन खुद को कॉल तो कर रहा है तभी रिकर्जन है, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार खुद को कॉल कर, एक ही बार कॉल करने का मतलब ये है कि फंक्शन, जो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ एक ही बार क्या आ रहा है, हमारे उस फंक्शन का नाम हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम किसका, फैक्टोरियल का ही एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज ये हमारा है इंट और ये हमारा है फैक्ट, यहाँ पर हमने दिया है इंट n, यहाँ पे इंट n दिया है। अगर हमारा n जो है वो 0 के इक्वल है तो हमें क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, n इंटू फैक्ट n-1 रिटर्न करना है, ठीक है ना। अब देखो इसका प्रोग्राम तो आप वीडियो में समझ सकते हो, मैं वीडियो अपलोड करूंगी, ये कैसे रन होगा ये तो आप समझ सकते हो। लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन में देखो तो हमारा जो फैक्ट है, हमने जो रिकर्सिव कॉल है उसमें इस फैक्ट को सिर्फ एक ही बार लिखा है। देखो यहाँ पे रिकर्सिव इस वाले स्टेटमेंट में हो रहा है रिकर्सिव कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फैक्ट सिर्फ एक ही बार लिखा है, तो ये लीनियर है। कैसे लीनियर है, देखो सबसे पहले सपोज मैंने फैक्ट 5 कॉल किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फैक्ट 5 जो है इवेल्युएट होके क्या आ जाएगा, 5 इंटू फैक्ट 4 आ जाएगा, ओके। इसके बाद में हमारा जो फैक्ट 4 है वो इवेल्युएट होके क्या आ जाएगा, 4 इंटू फैक्ट 3 आ जाएगा। इसके बाद में फिर फैक्ट 3 इवेल्युएट होके क्या आ जाएगा, 3 इंटू फैक्ट 2 आ जाएगा। और यही प्रोसीजर, एक लीनियरली ये प्रोसीजर क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, ट्री रिकर्सिव फंक्शन की बात करें या नॉन लीनियर की बात करें, तो उसमें देखो इस स्टेटमेंट में मैंने ये 5 फंक्शन, ये क्या है हमारा 5 on इसी का प्रोग्राम है, ठीक है।
फाइबोनेसी फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने कुछ भी वैल्यू दी थी, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो फाइव फंक्शन है, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो रहा है लेकिन 2 बार कॉल हो रहा है, तो ये इतना ईजिली नहीं इवेल्युएट होता है जितना लीनियरली ये इवेल्युएट हो रहा है। इसमें क्या बनता है, पूरा ट्री बनता है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब हम ये वाला प्रोग्राम फाइबोनेसी सीरीज का जब हम प्रोग्राम समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये इवेल्युएट होगा किस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा एक ट्री बनेगा, ये लीनियरली इवेल्युएट नहीं होगा, ओके। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ट्री रिकर्सिव फंक्शन बोला जाएगा। आपका होमवर्क क्वेश्चन जिसमें देखो ये क्या f1 नाम का फंक्शन है जो कि एक पैरामीटर, एक इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पर अगर m की वैल्यू 0 है तो हमें रिटर्न करना है, एल्स रिटर्न m प्लस f1 m माइनस 1 हमने लिखा है। कुछ भी इसका आपको लॉजिक समझने की जरूरत नहीं कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, यहाँ पर बस देखो m प्लस f1 m माइनस 1 हमने लिखा है, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि हम इसको किस किस कैटेगरी में रख सकते हैं। डायरेक्ट, क्या ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या क्या हमारा ये टेल है, नॉन टेल है, ये लीनियर है, नॉन लीनियर है। देखो एक जो फंक्शन है एक से ज्यादा कैटेगरीज में आ सकता है, तो आपको बताना है इसको हम किस किस टाइप का फंक्शन बोल सकते हैं, रिकर्सिव फंक्शन बोल सकते हैं।